Hello, student, and welcome to you on my channel of literature named Literature Wing। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक रोमांटिक एज को, जो कि 1789 टू 1832 तक चला। और आज हम जानेंगे कि रोमांटिक एज की डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर क्या हैं, सोशल पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहे और कौन कौन से फेमस पोइट्स और उनके वर्क्स रोमांटिक एज में लिखे गए। तो लेट्स बिगिन। फर्स्टली वी विल ट्राई टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म, कि रोमांटिसिज्म को डिफाइन कैसे करना है। रोमांटिसिज्म आल्सो नोन एज द रोमांटिक एरा and it was an artistic, literary, musical and intellectual movement that originated in Europe toward the end of the 18th century। तो रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिक एरा के नाम से भी जाना जाता है और ये एक तरह का मूवमेंट था जो कि म्यूज़िक, इंटेलेक्चुअलिटी, आर्टिस्टिक फॉर्म और लिटरेचर में आया था। और इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, वो भी 18th सेंचुरी के एंड से डिकेड से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है emphasis on emotion, sensibility, imagination and individualism as well as glorification of all the past and nature। तो रोमांटिसिज्म में जो पोइट होते थे उन्होंने अपनी लिटरेचर में इमोशंस पर जोर दिया, सेंसिबिलिटी पर जोर दिया, अपनी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती हुई पोइट्री पर जोर दिया और उन्होंने इंडिविजुअलिटी पर भी जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिकल एज। जो रोमांटिसिज्म एज में लिटरेचर लिखे गए थे वो न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट में लिखे गए थे, और रोमांटिसिज्म एज में जो भी लिटरेचर लिखे गए वो न्यू क्लासिकल एज के लिटरेचर से बहुत अलग भी थे। F.L. लूकस इन हिज बुक द डिक्लाइन एंड ऑफ रोमांटिक आइडियल्स 1948 मेंशन डेफिनेशन ऑफ द टर्म रोमांटिसिज्म। तो F.L. लूकस राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1948 में, द डिक्लाइन एंड ऑफ रोमांटिक आइडियल्स, जिसमें वो रोमांटिसिज्म की को डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर उन्होंने 17,000 डेफिनेशन भी लिखी थी अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। अब हम जानेंगे कि रोमांटिक एज की जो गुण थे, विशेषताएं थी, वो क्या थी। तो इन रोमांटिसिज्म एज डिनाई टू इमिटेशन ऑफ क्लासिकल पोइट्स लाइक वर्जिल एंड हॉरिस। तो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करने वाले जो पोइट थे उन्होंने क्लासिकल को इमिटेट करने से डिनाई कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था कि अब कोई इमिटेशन नहीं की जाएगी। जो भी लिटरेचर लिखे गए हैं जैसे कि वर्जिल और हॉरिस ने किया था। नेक्स्ट है राइज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज कंसर्न विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। रोमांटिसिज्म एज में जो लिटरेचर लिखे गए उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़ोरों से चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था और अमेरिका अपनी इंडिपेंडेंस होने के लिए वॉर भी लड़ रहा था। तो इन तीनों इंसिडेंट्स का भी इफ़ेक्ट इस एज के लिटरेचर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस एज एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस एज में जो राइटर थे उन्होंने अपने लिटरेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से खुद को जुड़ा हुआ पाया और उससे प्रभावित होकर भी उन्होंने लिटरेचर को लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एक्सेल्सेशन ऑफ इमोशंस ओवर रीजन एंड सेंस ओवर इंटेलेक्ट। तो इस एज के पोइट्स थे, उन्होंने रीजन पर ध्यान न देकर ह्यूमन के इमोशंस क्या हैं, इमोशन से बिलोंग करते हुए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और इंटेलेक्चुअलिटी पर ध्यान देने की वजह सेंस पर ध्यान दिया कि ह्यूमन क्या चाहता है जब वो लिटरेचर पढ़ता है, लिटरेचर को पढ़कर फील करता है, समाज में क्या व्यवस्था है उसके लिए वो क्या फील करता है, उसके इमोशंस क्या, उन सबको लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया। एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। रोमांटिक्स टेंडेड टू डिफाइन इमेजिनेशन एज अवर अल्टीमेट शेपिंग एंड क्रिएटिव पावर। तो रोमांटिसिज्म एज में जो लिटरेचर लिखे गए उन्होंने नेचर को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जो अगर लिटरेचर लिखना है तो नेचर पर लिखो, नेचर गॉड गिफ्टेड होता है और ये सब नेचर बहुत ही अच्छा जरिया है पोइट्री को करने का।
एंड जो रोमांटिक्स पोइट थे उन्होंने इमेजिनेशन को पर ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने ये कहा कि इमेजिनेशन ही सबसे अच्छा तरीका है पोइट्री लिखने का, एंड जिससे कि उन्होंने उनकी शेपिंग एंड क्रिएटिविटी पावर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट है कि रोमांटिसिज्म एज में दो तरह के पोइट हुए थे। एक था पहले तो थे लेक पोइट्स और सेकंड थे रिवॉल्यूशनरी पोइट्स। तो लेक पोइट्स कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक, रॉबर्ट साउदे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये चारों फेमस लेक पोइट हुआ करते थे। देयर मोटो क्लोज टू द नेचर टू गॉड बिकॉज दे बिलीव दैट रिलीजन पुट मैन एट पीस विद द वर्ल्ड। और उनका जो कहना था वो यही था कि इंसान को नेचर से जुड़कर रहना चाहिए क्योंकि नेचर गॉड का फॉर्म है। और ये बिलीव करते थे कि जो रिलीजन होता है वो ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि वर्ल्ड में शांति ला सकता है और मैन को भी पीस दे सकता है, जिससे इंसान भी सुखी रूप से अपने जीवन को काट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट थे वो रिवॉल्यूशनरी पॉइंट थे, जिनमें पर्सी वैसे शैले, जॉर्डन ब्रायरन, लॉर्ड बायरन शामिल हैं। ये 3 फेमस पॉइंट हैं। दीज पॉइंट लुक अहेड एंड सी द फ्यूचर। ये वो पॉइंट थे जिन्होंने फ्यूचर पर ध्यान दिया कि आगे वक्त में क्या होने वाला है और फ्यूचर अच्छा करने के लिए इंसान कैसे सोसाइटी को प्रिपेयर रहना चाहिए। दे स्पोक फॉर न्यू वर्किंग क्लास एंड राइट टू लिबर्टी। उन्होंने वर्किंग क्लास के राइट्स के बारे में बोला और उनकी स्वतंत्रता के लिए भी के बारे में लोगों को परिचित करवाया और उससे बिलोंग करते हुए लिटरेचर लिखे, जिसमें उन्होंने वर्किंग क्लास के राइट्स की और लिबर्टी की बात की। Imagine the state of future would be somewhat like the Republic of ancient Greek and Rome। और इस एज के पोइट्स ने अपने स्टेट का फ्यूचर इस प्रकार इमेजिन किया है जैसा कि एंशिएंट ग्रीक और रोम का था। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पोइट्री। इस एज के पोइट्री के क्या क्या गुण थे? तो उसकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल बट प्यूरिफाइड ऑफ ऑल डिसगस्टिंग वल्गर एंड कोअर्स इन दैट लैंग्वेज। तो रोमांटिक एज की पोइट्री की लैंग्वेज की लैंग्वेज ऐसी थी जो कि कॉमन पीपल से बिलोंग करती थी कि अच्छा खासा सामान्य इंसान भी जो लिटरेट भी हो वो भी नॉर्मली उस लिटरेचर को पढ़कर या सुनकर उसको समझ सकता है कि वास्तव में पोइट कहना क्या चाहता है। और इस लैंग्वेज में कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती थी, ना ही कोई ढकियानुसी बातें होती थी और ना ही बेकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। और पोइट्री की थीम पुअर, रस्टिक एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइफ से बिलोंग करती थी। नेचर, इंडिविजुअलिटी व रिवोल्यूशनरी थीम, नॉट अबाउट द फैंसी कोड्स। तो इस एज की पोइट्स ने जो थीम चुनी अपनी पोइट्री के लिए वो देहाती या गांव से संबंधित होती थी और ये एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के बारे में डिस्क्राइब करता है या फिर नेचर के बारे में लिखी है पोइट्री। ये एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी से बिलोंग करती पोइट्री को दर्शाता है और वार और रिवोल्यूशनरी थीम से बिलोंग करती पोइट्री भी लिखी गई। और इसमें किसी भी शो ऑफ फैंसी कोट्स के बारे में या किंग क्वीन की लाइफ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। नेक्स्ट है पोएटिक डिक्शन, ऑर्डिनरी स्पीच। और इसकी जो काव्य शैली थी वो सामान्य भाषा थी। नेक्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, शेक्सपियर एंड मिल्टन वर्सेस एंड विटैलिटी ऑफ राइमिंग कपलेट, ड्राइडन एंड पॉप कपलेट वाज लॉस्ट। तो इस एज में ब्लैंक वर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, जिस ब्लैंक वर्स का यूज़ शेक्सपियर और मिल्टन ने भी किया था। और सबसे ज़्यादा जो विटैलिटी थी वो राइमिंग कपलेट की रही और ड्राइडन और पॉप के कपलेट्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो भी खो गई थी और ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव, इमेजिनेटिव, पर्सनल, इमोशनल, विजनरी, स्पॉन्टेनियस एंड ट्रांसकेंडेंटल एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीज ऑफ नेचर। तो इस एज की पोइट्री में इमोशन पर ध्यान दिया गया, अकेलेपन पर, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, जो सब्जेक्ट है उन पर ध्यान गया कि सही सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। नेचर पर ध्यान दिया गया और नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करके रोमांटिक एज के लिटरेचर को, पोइट्री को लिखा गया है। नेक्स्ट, now we will try to know about the social and political background of
रोमांटिक एज। तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। डिप्राइव्ड पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड्स। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। उनकी ज़मीनें छीन छीन कर वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे थे। नो इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ। और जो आम ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य जनता थी, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे थे। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी। और गुलामी के एक नए तरीके पर उन्होंने जोर दिया। गुलामी बढ़ती चली गई। एग्जाम्पल जैसे द डिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स, मिजरी ऑफ चाइल्ड लेबर। तो स्लेवरी फॉर्म में जो चाइल्ड लेबर होती थी, बाल मजदूरी शुरू कर दी गई थी। बहुत ही गरीबी आ गई थी समाज में। और इंडस्ट्रियल जो टाउन्स होते थे उनमें बहुत तरह की बीमारियां भी फैलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1779 में हुआ था। रिमूव किंग लुइस 1416। रिमूव किंग लुइस 16। तो किंग लुइस 16वें को उनके पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इरिश पीजेंट रिबेल्ड अगेंस्ट इंग्लिश लैंडलॉर्ड। तो जो इरिश के किसान थे उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों के विरोध में क्रांति शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड अनफेयर टैक्सेशन। लोगों ने अब आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। जो बेकार के गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे, जो टैक्स की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, जिसकी वजह से पर दिन गरीब हो रहे थे, उन सब के विरोध में जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे सोसाइटी के, उन्होंने क्रांति करनी शुरू कर दी थी। इसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी राइट्स। और अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू लोगों ने डिमांड की कि उन्हें इक्वल राइट्स मिले, उन्हें लिबर्टी मिले और वो फ्रीडम हो। अब वो किसी कोर्ट के चक्कर में नहीं रहना चाहते थे कि कोई राजा या रानी उन पर शासन करे या उनको दबाया जाए, या स्लेवरी के बंधन से भी वो मुक्त होना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रोमांटिक एज में रोमांटिक मूवमेंट के फॉर्म में चला ये, जिसमें रोमांटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ बुजुर्गास हु हैड ड्राइवन टू कंट्री पॉपुलेशन टू पॉवर्टी एंड इंस्लेव्ड देयर पर्सनल फ्रीडम। अब ये जो है ये बुजुर्गास की प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, जिसमें जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो दिन पर दिन गरीब होती जा रही थी और गुलामी के बंधन में जकड़ी जा रही थी, जिनको आज़ाद कराने के लिए रोमांटिक मूवमेंट पर जोर दिया गया था। जिसमें ये कहते थे कि नेचर से जुड़ो, इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो, इमोशंस पर ध्यान दो, इंटेलेक्चुअलिटी पर इतना ध्यान मत दो। तो इस तरह की बातें कही गई इस रोमांटिक एज के लिटरेचर में। पोइट्स स्पोक फॉर द राइट ऑफ कॉमन पीपल्स। और जो पोइट्स थे वो अपने पोइट्री के थ्रू कॉमन पीपल्स के राइट के बारे में बात करते थे। नाउ वी विल नो अबाउट फेमस पोइट विच बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। तो इस रोमांटिक एज में दो जनरेशन हुई पोइट की। फर्स्ट जनरेशन पोइट्स में शामिल थे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक एंड सैमुअल टेलर कोलरिज। जबकि सेकंड जनरेशन के पोइट थे उसमें लॉर्ड ब्रायरन, पर्सी वैसे शैले और जॉन कीट्स का नाम फेमस है। तो फर्स्ट जनरेशन पोइट ऑफ्टन कॉल्ड लेट्स पोइट, दीज पोइट्स वाज कंसर्न्ड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड विजनरी कॉन्सेप्ट लाइक सुपरनेचुरल एंड मिस्ट्री। तो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स का संबंध लेक्स पोइट से माना जाता है, क्योंकि ये जो पोइट होते थे ये नेचर में अकेले रहते थे और लेक डिस्ट्रिक्ट के पास ही रहते थे, इसलिए इन्हें लेक्स पोइट्स भी कहा जाता है। और इनके जो कॉन्सेप्ट होते थे वो विजनरी और इमेजिनेटिव होते थे, जो कि सुपरनेचुरल और मिस्टेरिकल चीज़ को डिस्क्राइब करने पर जोर देते थे, उनके बारे में बात करते थे। एंड सेकंड जनरेशन जो पोइट थी they was experienced about political disillusionment which was reflected in their poetry. In the clash between ideal and real, they all died very young, far from home in Mediterranean countries. तो ये जो सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे उस समय जब ये लिटरेचर लिख रहे थे उस समय रिवॉल्यूशन बहुत हो रहे थे, तो उन्होंने जो समाज में पॉलिटिकल फॉर्म में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने पोइट्री में आइडियल को और रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया
की सच्चाई, समाज की सही सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, समाज के क्या आदर्श हैं और क्या भ्रष्टाचार फैला, उससे जुड़ी बातों के बारे में पोइट्री में लिखा। दे ऑल डाइड वेरी यंग, और वो बहुत जल्दी ही जवानी में ही मर गए थे, उन्होंने अपना बुढ़ापा नहीं देखा। और ये कंट्रीज़ के बाहर ही रहते थे। नाउ वी विल नो अबाउट फेमस वर्क, कि जो रोमांटिक एज के लिटरेचर थे उनमें फेमस वर्क कौन कौन से रहे। तो विलियम ब्लैक ने पोइट थे, उनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये 2 वॉल्यूम्स की पोइट्री थी एंड इनकी फेमस पोएम थी द लैम्ब, द टाइगर और द चिमनी स्वीपर। नेक्स्ट पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके फेमस वर्क हैं द प्रिल्यूड जो कि लॉन्गेस्ट पोएम है, एंड नेक्स्ट है द लिरिकल बैलेड विच वाज कलेक्शन ऑफ पोएम एंड पोएटिक, जो कि पोएम्स का कलेक्शन है। एंड थर्ड वर्क है इनका टिंटन एबे। नेक्स्ट पोइट है सैमुअल टेलर कोलरिज एंड इनके फेमस वर्क हैं कुबला खान, डिजेक्शन एंड ओडे जो कि लॉन्ग पोएम के फॉर्म में है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, आ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट लिरिकल बैलेड। और बायोग्राफिया लिटरेरिया एक वर्क है एस.टी. कोलरिज का जो कि लिरिकल बैलेड्स के अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म फॉर्म में लिखा गया था। नेक्स्ट पोइट है लॉर्ड बायरन, इनके फेमस वर्क है कैंटोस जो कि लॉन्ग पोएम है, चिल्डे हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, शी वॉक्स इन ब्यूटी शॉर्ट लिरिक्स फॉर्म में है। नेक्स्ट पोइट है पर्सी वैसे शैले, इनके फेमस वर्क है द रोसीक्रूशियन जो कि एक गॉथिक नॉवल है जो कि हॉरर टॉपिक्स पर लिखी गई है। नेक्स्ट वर्क है इनका द नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म जो कि एक पैम्फलेट है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन कीट्स, इनके फेमस वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एंड हाइपीरियन अ फ्रैगमेंट। सो आज हमने रोमांटिक एज के बारे में जाना, उनके फीचर और पॉइंट के बारे में जाना। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आया, आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।